क्वेश्चन नंबर 16, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल किस पर डिपेंड करें, कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहे हैं, जी हाँ डिपेंड कर रहे हैं। जितने ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, आई शुड से जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर ज़्यादा होने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से भी ऐसा ही होता है। देयरफॉर आंसर इज डेल्टा ऑल ऑफ दीज, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर होता है इससे। द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज। तो क्या टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी? अगर ऐसा होता तो टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ ना सकता, क्योंकि अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, यानी ये बात गलत लिखी गई है। सिमिलरली क्या टेम्परेचर बढ़ने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है? ऐसा भी नहीं है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी एक एनर्जी बैरियर है। पहली बात भी गलत है, दूसरी बात भी गलत है। तो फिर सही बात क्या है बेटा? सही बात ये लिखी हुई है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी और हायर इंक्रीजेस, यानी दर हकीकत उन मॉलिक्यूल्स की तादाद में इजाफा होता है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद है या उससे ज़्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, ना कि खुद एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 17 हैज़ द आंसर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 17 हैज़ द आंसर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 18, आर्हीनियस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन चार्ली कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये बेटा बुक की स्टेटमेंट है, सम टाइम जानते बूझते हुए भी हमें बुक की स्टेटमेंट के साथ जाना है, ये हमारी मजबूरी है। तो ये एग्जैक्ट बुक की स्टेटमेंट है, ऐसे ही लिखा हुआ है, इसलिए इसको ऐसे ही माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या बेटा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 19, द कैटलिस्ट लोअर द डैश टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का बेटा एक ही फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ टू कंप्लीट द रिएक्शन ड्यू टू विच it forms a new activated complex whose energy is lesser than the previous one, means it lowers the activation energy of the system. It lowers the activation energy of the system. Catalyst lowers the activation energy of the system, जिसकी वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इंक्रीज होता है, और अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या निकला बेटा? अल्फा, कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। क्या ये इंथैल्पी को चेंज करता है? नो नो नो, ये प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन है उस ग्राफ में, उन्हें कुछ नहीं कहता। चूंकि इंथैल्पी चेंज नहीं हो रही कैटलिस्ट डालने से या उसके निकालने से, इसलिए फ्री एनर्जी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि फ्री एनर्जी का ताल्लुक एक्टिवेशन एनर्जी से नहीं है बल्कि इंथैल्पी से। देयरफॉर आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? अल्फा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत खूबसूरत सवाल है और बड़ा कंसेप्चुअल बात है, बच्चों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आखिरकार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट में ये जो रिएक्शन वहां पर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो ज़रा देखें, फिलहाल तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है कि जनाब अगर फॉर्मिक एसिड डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो कैटलिस्ट कौन सा है? आंसर इज कॉपर। तो ये तो ऐसा लगता है कि सर ये बुक की स्टेटमेंट है, जी बुक की स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें कंसेप्ट कहाँ है? तो ज़रा कंसेप्ट सुने बेटा। दर हकीकत फॉर्मिक एसिड अगर बगैर कैटलिस्ट के डीकम्पोज किया जाए एट एलिवेटेड टेम्परेचर तो वो 2 नहीं 4 प्रोडक्ट्स बनाता है, यानी हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चारों प्रोडक्ट बनते हैं। यानी कोई एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, जैसे कि मैंने आपको इक्वेशन को बैलेंस करके बताया। अब होता ही है कि यानी एक ही वक्त में 2 केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं फॉर्मिक एसिड की डीकम्पोजिशन से। तो कॉपर एक केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को इतना ज़्यादा डिक्रीज करता है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ वही हो रहा है, दूसरा रिएक्शन उसके साथ हो ही नहीं रहा, हालांकि दूसरा रिएक्शन भी थोड़ा सा हो रहा है। यानी जब फॉर्मिक एसिड कॉपर की मौजूदगी में डीकम्पोज किया जाएगा
तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ी मिकदार में बन रहे होंगे, वेरी माइन्यूट अमाउंट में ये दोनों भी बनेंगे, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी मिकदार में बन रहे हैं तो हमने एज्यूम कर लिया कि सिर्फ वही बन रहे हैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वो इसमें से वाटर को ही रिमूव कर लेता है, वाटर रिमूव करता है तो पीछे कार्बन मोनोऑक्साइड बचती है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये वाला रिएक्शन को प्रोपेगेट कर देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत थोड़ी मिकदार में बनते हैं और हमें लगता है कि दो अलग-अलग रिएक्शन है। एक्चुअली एक ही कंटेनर में फॉर्मिक एसिड की डिकम्पोजिशन से एक ही वक्त में दो अलग-अलग रिएक्शन कैरी आउट हो रहे हैं विद 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कॉपर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले रिएक्शन को प्रोपेगेट कर देता है, यानी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को खासा लोअर कर देता है, और एल्यूमिना यानी Al2O3 वाटर का डिहाइड्रेशन होने की वजह से वो फिर आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 20 का सरेदस्त आसान सा आंसर है कॉपर। तो कॉपर कहाँ लिखा हुआ है जी? अल्फा में, ये क्वेश्चन नंबर 21, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल बाय, ये क्रैमिंग बेस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्लूकोज को जब एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है फर्मेंटेशन के जरिए से जाइमेज एंजाइम यूज होता है, ये जाइमेज एंजाइम। तो बेटा जाइमेज एंजाइम दर हकीकत सिंगल एंजाइम नहीं है, इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 11 डिफरेंट कैटलिस्ट जो जाइमेज की कैटेगरी में आते हैं, और ये सारे, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 11 डिफरेंट रिएक्शन हो रहे हैं। और उसके बाद ये लिखा हुआ हमारी किताब में उन्होंने समराइज करके, फर्स्ट ईयर में भी समराइज करके, सेकंड ईयर में समराइज करके डायरेक्टली लिख दिया कि जनाब ग्लूकोज से एथेनॉल बनेगा। एक्चुअली डायरेक्ट नहीं बनता, स्टेप बाय स्टेप होता है, एंड इट टेक्स वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या निकला बेटा? चार्ली, जाइमेज। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is used for the catalysis of the decomposition of KClO3? पोटाशियम क्लोरेट को जब डिकम्पोज किया जाता है हीट करके, यहाँ पर हीट लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये बगैर हीट किए डिकम्पोज नहीं होता, विद और विदाउट कैटलिस्ट दोनों सूरतों में पोटाशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस उसमें से रिलीज होती है। लेकिन अगर आप मैंगनीज डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करें तो वर्किंग टेम्परेचर खासा नीचे आ जाता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पर ही बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। द आंसर इज मैंगनीज डाइऑक्साइड डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या निकला? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी आपकी याददाश्त पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट एंजाइम वाज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, इट वाज प्रिपेयर्ड इन 1969 बाय हिर्शमैन। ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन बहरहाल इंफॉर्मेशन आपकी। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर द रिएक्शन ऑफ 2NO plus O2 gives you 2NO2, the rate of reaction for the forward reaction। बच्चे ये देखें, आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपको डाटा गिवन है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा रेट इक्वेशन को। वो कैसे किया जाता है? वो जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया तो उसमें कंसंट्रेशन के इफेक्ट में ये बात एक्सप्लेन की गई थी। फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस की हेडिंग के नीचे मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो डाटा तो यहाँ गिवन नहीं है, अगर डाटा गिवन ना हो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही हम सही मान लेंगे और उसके मुताबिक रेट इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स का सम 3 से ज़्यादा आ रहा है तो सर फिर क्या करेंगे? तो फिर एग्जामिनर की जिम्मेदारी है कि वो डाटा प्रिंट करे, ठीक है, या फिर डेल्टा में लिखे कि इसकी रेट इक्वेशन नहीं लिखी जा सकती, यानी दोनों में से कोई एक बात उसको ज़रूर लिखनी चाहिए। चूँकि सरेदस्त दोनों में से कोई बात भी नहीं है, इसलिए बीटा इज़ द आंसर, क्योंकि NO के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल 1 है, देयरफॉर आंसर इज बीटा। रेट इज इक्वल टू K इंटू NO रेज़ पावर 2 एंड O2। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर निकला बीटा। इधर क्या ये क्वेश्चन नंबर 25, बड़ा खूबसूरत सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आप जानते हैं, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है कि यू हैव टू स्टडी ऑल दी स्टेटमेंट्स केयरफुली। पहली स्टेटमेंट, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट फॉर द कंसंट्रेशन इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी, ऐसे ही होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 26 में ये कीवर्ड में मैंने लिखा है कि हाफ लाइफ एक कांस्टेंट है,
क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कांस्टेंट चल रही होती है, तो अल्फा हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। बीटा, सक्सेसिव हाफ लाइफ आर ऑल इक्वल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी ऐसा ही है, क्योंकि हाफ लाइफ तो कांस्टेंट है, तो पहली हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ, चौथी हाफ लाइफ सब 20-20 मिनट की होंगी या 40-40 मिनट की होंगी, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। फास्ट रिएक्शन हैज़ द लार्ज रेट कांस्टेंट एंड शॉर्ट हाफ लाइफ। सिंपल सी बात है कि जो फास्ट रिएक्शन हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगा और हाफ लाइफ शॉर्ट ही होंगी, ये भी ठीक है। डेल्टा, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज हाफ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शंस टू रीच द कंप्लीशन। अब आखिरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सर ये तो स्टेटमेंट ठीक है, यानी सवाल गलत है। नहीं, सवाल बिल्कुल सही है, यही स्टेटमेंट गलत है। बेटा हाफ लाइफ का हरगिज ये मतलब नहीं है कि रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो गया। हाफ लाइफ का मतलब है कि जो भी कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट की थी उसको हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हाफ लाइफ टाइम कहा गया। अगर हम डेल्टा ऑप्शन को भी सही मान लें कि वो स्टेटमेंट सही है, यानी क्वेश्चन को गलत मान लें, तो फिर क्या होगा कि हाफ लाइफ गुजरने के बाद रिएक्शन हाफ और दूसरी हाफ लाइफ गुजरने के बाद रिएक्शन कंप्लीट। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं, आप जानते हैं। हर किस्म का केमिकल रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, दी फास्टेस्ट है, दी स्लोएस्ट है, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट्स इट्स कंप्लीशन। इसका मतलब है हाफ लाइफ का मतलब है गिवन रिएक्शंस की जो भी अमाउंट है उसको हाफ होने में कितना टाइम लगता है, यानी 50 मोल से 25 मोल, 25 से 12.5 मोल, 12.5 से 6.25 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको हाफ लाइफ कहा जा रहा है। देयरफॉर गलत स्टेटमेंट कौन सी है, डेल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या निकला बेटा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 26, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स फॉर द कंसंट्रेशन टू ड्रॉप फ्रॉम 1 मोलर टू 0.5 मोलर। 1 मोलर से 0.5 मोलर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ है। अगर ये हाफ है तो इसका मतलब दिया गया टाइम क्या है, हाफ लाइफ। दिया गया टाइम क्या है बेटा, हाफ लाइफ। टी हाफ इज इक्वल टू 20 मिनट्स। ठीक हो गया जी। और चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खुद बताया उसने, इसलिए हाफ लाइफ एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब वो कहता है जनाब ये बताएं कि 0.5 से 0.125 होने में टाइम कितना लगेगा। तो 0.5 का हाफ 0.25, एक हाफ लाइफ, 0.25 का हाफ 0.125, दूसरी हाफ लाइफ। 20 मिनट इसको लगे, 20 मिनट इसको लगे, तो टोटल कितने लगे, 40 मिनट्स। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या बना बेटा, 40 मिनट्स। तो क्वेश्चन नंबर 26 के बाद बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ लिखा हुआ है फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज 105 किलो जूल। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज। तो ये देखें, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बेटा ग्राफ बनाया गया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की कम होती है। E1 is the activation energy required for the reactant to reach at activated complex। और अगर प्रोडक्ट ने यहाँ तक पहुँचना है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक तो उसको E2 एनर्जी चाहिए, या आप ये कह लें कि E2 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता हुआ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये इसकी डेल्टा एच है। अब E1 कितनी बताई है उसने, 105 किलो जूल पर मोल। याद रखिएगा बेटा एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव नहीं होती, यानी एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक है, हमेशा आपने प्रोवाइड ही करनी है हर सूरत में। तो अगर आपने E2 फाइंड आउट करनी है तो ये डेल्टा एच किसके बराबर आएगा, E1 माइनस E2 के E1 कितनी एनर्जी आपने प्रोवाइड की माइनस E2 कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो E2 किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू E1 माइनस डेल्टा एच। अब अगर वहां पर ऑप्शंस में बाकायदा वैल्यूज प्रिंटेड होती, यानी अल्फा में लिखा हुआ है ग्रेटर देन 105, यूं ना लिखा होता बल्कि लिखा होता 35 किलो जूल या 350 किलो जूल वगैरह वगैरह। चार्ली में लिखा हुआ है लेसर देन 105 किलो जूल, वहां पर इस तरह भी कोई ना कोई वैल्यू होती, बाकायदा वैल्यू होती। और बीटा में तो पूरा 105 किलो जूल ही लिखा हुआ है। तो फिर हमारा आंसर होता है डेल्टा कैन नॉट बी गेस्ड बाय दिस डाटा। अगर अल्फा और चार्ली और बीटा के जो ऑप्शन लिखे हुए हैं वो जिस तरह लिखे हुए इस तरह ना होते, बल्कि वहाँ पर कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मौजूद होती,
तो फिर हम लिखते डेल्टा कैन नॉट बी गेस्ड बाय दिस डेटा। क्यों? क्योंकि आप देखें इस फार्मूले में डेल्टा एच मिसिंग है। जब तक ये डेल्टा एच आपको मालूम नहीं है आप E2 की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। लेकिन आप इतनी तो बात बड़े आराम से कर सकते हैं कि E2 इज ग्रेटर देन E1। ये देखें, ये नजर आ रहा है ग्राफ से कि जो रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी है वो फॉरवर्ड से बहुत ज़्यादा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में हमेशा ऐसा ही होगा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की है वो बहुत कम होगी और रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आएगा बेटा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एट द फास्टेस्ट रेट? बेटा फास्टेस्ट रेट पर अकर होने का ताल्लुक प्राइमरीली एक्टिवेशन एनर्जी से है, ठीक है। सेकेंडरी आप इंपॉर्टेंस दे सकते हैं कि अगर दो की एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल बराबर निकल आती है तो फिर आप इंथैल्पी का शायद जिक्र कर सकते हैं माड़ा मोटा, लेकिन प्राइमरीली आपने एक्टिवेशन एनर्जी की बुनियाद पर फैसला करना है। तो पहले वाले की एक्टिवेशन एनर्जी है जी 20 किलो कैलोरीज, दूसरे वाले की है यानी बीटा की 30 किलो कैलोरीज, तीसरे वाले की है बेटा सिर्फ 15 किलो कैलोरीज और चौथे वाले की है 20 किलो कैलोरीज। तो फिर आंसर क्या है हमारा 28 का? इस फार्मूले के मुताबिक कि डी रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम, एक्टिवेशन जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा। इसके तहत हमारे पास 28th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कैटलिस्ट? पहला अल्फा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बेटा आप जानते हैं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वनेडियम पेंटॉक्साइड यूज किया जाता है या उसके बजाय आप प्लैटिनम को भी यूज कर सकते हैं। बीटा हेबर्स प्रोसेस, आयरन की क्रिस्टल्स यूज की जाती हैं। चार्ली रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन का यहाँ पर मतलब सिर्फ इनहेलिंग या एक्सहेलिंग नहीं है बल्कि पूरा डिटेल प्रोसेस है और आप जानते हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व हैं। बर्कलैंड आइड्स प्रोसेस, चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, और वहाँ पर आपने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नाइट्रिक एसिड। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नाइट्रिक एसिड में हम जानते हैं बर्कलैंड आइड प्रोसेस में क्या किया जाता है जी? वो कहता है नाइट्रोजन गैस को जो हवा में मौजूद है, ऑक्सीजन गैस हवा से रिएक्ट किया जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क एंड नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है, जबकि टेम्परेचर कितना है 3000 डिग्री सेल्सियस और हायर। अगर कोई कैटलिस्ट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा होता तो इसका वर्किंग टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता, इसका वर्किंग टेम्परेचर खासा कम होता, ठीक है। तो कैटलिस्ट हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं और वर्किंग टेम्परेचर को खासा नीचे ले आते हैं, ठीक हो गया जी। देयरफॉर बर्कलैंड आइड प्रोसेस में किसी कैटलिस्ट का कोई जिक्र नहीं है, इट डजंट इन्वॉल्व एनी कैटलिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या निकला बेटा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एन एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन इज रिलेटेड टू द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मैन मेड कैटलिस्ट इज एज अंडर। आप जानते हैं कि जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है उनका रेट ऑफ रिएक्शन 10 रेज़ टू द पावर 20 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी रिएक्शंस। तो मैन मेड कैटलिस्ट जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन को डबल कर देंगे, क्वाड्रपल कर देंगे, 100 टाइम कर देंगे, 1000 टाइम कर देंगे। 10 रेज़ टू द पावर 20 टाइम, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए मैन मेड कैटलिस्ट। देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन is much lesser than that of activation energy for the man-made catalyst. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या निकला बेटा? चार्ली। ये थी बेटा हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 7 रिएक्शन काइनेटिक्स की डिस्कशन। उम्मीद है कि आपको तमाम क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्यूरीज अभी भी मौजूद हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।